welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the business and our chapter name is the forms of business organization. It is our sixth part and this chapter for class 11th. So dear students, our today's topic is type of partners, and after that we understand about the formation of a partnership. First of all, we understand about the type of partners. तो टाइप ऑफ पार्टनर्स क्या होते क्या हैं, तो अगर हम बात करें इसमें टाइप ऑफ पार्टनर्स में, तो टाइप ऑफ पार्टनर्स जो हमारे होते हैं जैसे कि एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, फिर स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर होते हैं, फिर अगर इसकी बात करें सीक्रेट पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर होते हैं। तो जब हम बात करते हैं एक्टिव पार्टनर का, तो ये ऐसा पार्टनर होता है जो फर्म में पूरी तरीके से एक्टिव मोड में होता है, यानी सारे काम में पार्टिसिपेट करता है। दैट्स मीन व्हाट द एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। एक्टिव पार्टनर्स मैनेजमेंट, फर्म के मैनेजमेंट में क्या करता है, पार्टिसिपेट करने का काम करता है। His liability unlimited and contribute the capital in the firm. He get the share of profit or the loss of the company. ये ऐसा बंदा होता है जिसकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। साथ ही साथ वो भी क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है फर्म में कैपिटल को, और उसके साथ जो जिस रेशियो पे, जिस कंडीशन पे उसने प्रॉफिट एंड लॉस पाना है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, प्रॉफिट या लॉस को के शेयर्स को रिसीव करने का काम करता है। तो ऐसा पार्टनर जो पूरी तरह से एक्टिव मोड में होकर क्या करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, वो जाना जाता है एक्टिव पार्टनर्स के रूप में। जब हम बात करते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स, तो स्लीपिंग नाम ही बहुत हद तक क्लियर है कि वो सोया हुआ होता है एक तरीके से देखा जाए। तो होता क्या एग्जैक्टली, नॉर्मली अगर देखें तो ऐसे वो पार्टनर होते हैं जो एक्टिव मोड में नहीं होते। दैट्स नॉट द पार्टनर्स हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, यानी वो पार्टनर जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, और दीज पार्टनर आर बाउंड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर एक्टिव पार्टनर्स। और ये जो पार्टनर होते हैं वो एक्टिव पार्टनर्स की एक्टिविटीज़ के थ्रू बाउंड होते हैं। मतलब क्या है कि ये बस पैसे लगा देते हैं और कोई काम नहीं करते। पैसे लगा दिया, कंट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है, अब उससे प्रॉफिट और शेयर पे ये इंडिकेट होते हैं कि मतलब डिपेंड तो होते हैं, प्रॉफिट इनको क्या मिलना है उस पर निर्भर होते हैं, इनको ढूंढते हैं ये कि हाँ क्या प्रॉफिट मेरे हिस्से का बन रहा है। बट अगर काम करने की बात करें तो ये ऐसा कोई काम नहीं करते जैसा कि एक्टिव पार्टनर करता है। तो दीज पार्टनर कंट्रीब्यूट द कैपिटल एंड गेट शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये वो पार्टनर होते हैं जो क्या करते हैं, कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके साथ साथ शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस को भी रिसीव करने का काम करते हैं फर्म से। द लाइबिलिटीज ऑफ अ स्लीपिंग पार्टनर्स इज़ अनलिमिटेड। इनकी भी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, बट ये एक्टिव मोड में नहीं होते, ये पार्टिसिपेट नहीं करते। फिर बात करते हैं सीक्रेट पार्टनर्स का। तो सीक्रेट पार्टनर्स एज अ नेम इज क्लियर, सीक्रेट होता है क्या, सीक्रेट इज द वन हु एसोसिएशन आर द रिलेशन विद इज नोन एज आउटसाइडर्स। इसका जो रिलेशनशिप होता है ये अपने आप को आउटसाइडर होता है ये, और वो अपने आप को रिप्रेजेंट तो करता है कि हाँ मैं एज अ मेंबर ऑफ पार्टनर हूँ, मैं एक मेंबर हूँ इस फर्म का। यह भी कहता है कंट्रीब्यूट द कैपिटल पार्टिसिपेट एक्चुअली इन द मैनेजमेंट एंड लाइबिलिटी इज़ ऑल्सो अनलिमिटेड। तो ये क्या करता है, ये कंट्रीब्यूट भी करता है और मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करने के साथ साथ देखा है तो इसकी लाइबिलिटीज़ भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। द नॉमिनल पार्टनर ऐसे पार्टनर होते हैं जो रियल पार्टनर्स नहीं होते। एक तरह से कहते हैं नॉमिनल पार्टनर आर नॉट अ रियल पार्टनर ऑफ द फर्म, ये रियल पार्टनर नहीं होते। दीज पार्टनर डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, do not participate in management, do not have unlimited liabilities and do not get the share of a profit of the firm। यानी कि ये कोई भी चीज़ जो पार्टनर को मिलती है ऐसी किसी चीज़ में ये कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते। बट होता क्या है, द नॉमिनल पार्टनर वनली lends to his name and reputation for the benefit of the firm। ये क्या करता है, ये ऐसा पार्टनर होता है जो अपने नाम को या फर्म के नाम से अपने नाम को जोड़ने का काम करता है और उसके बेनिफिट्स को जनरेट करने का काम करता है। फिर से देखिए, द नॉमिनल पार्टनर वनली लीड्स हिज नेम एंड रेपुटेशन फॉर द बेनिफिट टू द फर्म। ये अपने नेम एंड रेपुटेशन को या फर्म के नेम एंड रेपुटेशन को केवल बेनिफिट के लिए यूज करता है। ही इज लाइबल टू आउटसाइडर, ये आउटसाइडर्स के लिए लाइबल होता है, जो यानी वो लोग जो कंपनी से बाहर के होते हैं। फॉर द डेप्ट विच आउटसाइडर हैव अ गिव टू हिम, उन डेप्ट्स के लिए जो आउटसाइडर से वो क्या करता है, लेता है। यानी कि इनकी लाइबिलिटीज उन
डेप्टर्स की होती है, क्रेडिटर्स से होती है, जिनको उससे पैसे रिसीव करने, बस उन्हीं के लिए होती है। आगे हम बात करते हैं, देयर आर द टू टाइप ऑफ द नॉमिनल पार्टनर। पहला होता है बाय एस्टोपेल और बाय होल्डिंग आउट। तो एस्टोपेल की अगर बात करें तो पर्सन हु एक्सेप्ट्स दैट ही इज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म। ये वो बंदा होता है जो एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है, पार्टनर है, एंड हिज ओन वर्ड्स और द कंडक्ट इज नोन एज अ नॉमिनल पार्टनर और द एस्टोपेल पार्टनर। बोलेंगे खुद को वो रिप्रेजेंट करता है कि भाई मैं फर्म में पार्टनर हूं, ये चीज वो खुद बताता है, लेकिन एग्जैक्टली ही इज लाइबल टू द डेब्ट विच द फर्म गेट्स बिकॉज हिज रेपुटेशन। ये उस डेब्ट्स के लिए लाइबल होता है जिसको फर्म क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है। जैसे मिस्टर एक्स हैज एक एक्टिव पार्टनर है, ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म, तो अप्लाई फॉर अ लोन, उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया। देखिए दो चीजें होती हैं। अब यहाँ पे कह रहा है मिस्टर एक्स हु इज नॉट अ पार्टनर, मिस्टर ए हु इज नॉट अ पार्टनर, ठीक है, रिक्वेस्ट द फाइनेंसर टू गिव हिम the loan firm, he is also a partner in that firm। तो मिस्टर एक्स जो है वो एक्टिव पार्टनर है किसी फर्म में और लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, लेकिन मिस्टर ए जो है वो उस फर्म में पार्टनर नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं कि वो उस फर्म के पार्टनर है, यानी मिस्टर एक्स के फर्म के पार्टनर है, और वो फाइनेंसर से कहते हैं भाई इनको लोन अप्रूव कर दिया जाए। मिस्टर ए विल बी कंसीडर्ड एज अ नॉमिनल पार्टनर बाय द एस्टोपेल। तो मिस्टर ए जो हो जाएंगे नॉमिनल पार्टनर हो जाएंगे बाय एस्टोपेल के थ्रू। नॉर्मली देखें तो नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट द पार्टनर्स हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर। ये होल्डिंग आउट में ऐसे पार्टनर होते हैं जो खुद को पार्टनर के रूप में रिप्रेजेंट नहीं करते, बट द हु डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन द अदर्स कॉल्स हिम एज अ पार्टनर इन द फर्म। लेकिन वो दूसरे को भी अपोज नहीं करते कि जब कोई उन्हें कहता है भाई आप भी क्या है, पार्टनर है इस फर्म के। तो ऐसी सिचुएशन होती है, ये टाइप ऑफ पार्टनर होते हैं। अब माइनर पार्टनर की बात कर लें तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 की अगर बात करते हैं, डज नॉट परमिट अ माइनर पार्टनर टू बी अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। तो वो परमिट नहीं करती है। लेकिन माइनर पार्टनर होता है कौन है, माइनर पार्टनर कैन ओनली द एडमिट टू द बेनिफिट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये वो पार्टनर होता है जो केवल बेनिफिट के लिए फर्म में एंटर करता है। ये लॉस में ये ना तो कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है, लिखा ना माइनर पार्टनर डू नॉट कंट्रीब्यूट द एनी कैपिटल, द दीज पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। इनको पार्टिसिपेट भी नहीं करता है इन द मैनेजमेंट पार्टिसिपेट इन माइनर कैपिटल इज लायबल टू आउटसाइडर्स, liable to outsider, he does not get any share in loss or he just get only the share in profit। लॉस होने पे उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन प्रॉफिट जब भी होता है तो माइनर पार्टनर को बेनिफिट मिलता है। तो ये हमारे माइनर पार्टनर हो गए, टाइप ऑफ पार्टनरशिप होगी। अब नॉर्मली बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो फॉर्मेशन की जब भी बात होती है, पार्टनरशिप बनती कैसे है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें जरूरी होती है। जब भी हमारा ये पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या फॉर्मेशन में लाना चाहते हैं, क्या नहीं लाना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको बनानी पड़ती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आफ्टर द साइनिंग इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द पार्टनरशिप फर्म कैन एग्जिस्ट। तो जब साइनिंग करते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट को हम राइट ऑफ करते हैं तो पार्टनरशिप क्या होती है, शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, पहला आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस राइट ऑफ किए होते हैं। तो उसमें क्या होता है, नेम ऑफ फर्म होता है, फर्म कौन सा है उसका नाम होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स उनका नाम होता है यहाँ पे पूरा, नेचर ऑफ अ बिजनेस फर्म किस तरीके का है, ठीक है, द प्लेस ऑफ बिजनेस फर्म कहाँ काम कर रही है, द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर किस तरह कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा, द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर्स इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में पार्टनर्स का राइट क्या होगा और ड्यूटीज़ क्या होगी, मोड ऑफ द मेंटेनेंस अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग का मेंटेनेंस का मोड क्या होगा, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू द पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल, तो उनके कैपिटल पे दिया जाने वाला जो इंटरेस्ट होगा वो किस रेट का होगा, द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड बाय द पार्टनर्स ऑन अमाउंट विदड्रॉन बाय देम, तो उस अमाउंट पे जो वो ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स केवल ऑनर कर सकता है अपने फॉर्म से, ठीक है, जब कोई ऑनर अपने फॉर्म से पैसा निकालता है उसको ड्राइंग कहते हैं। तो उस ड्राइंग पे अगर इंटरेस्ट जनरेटेड है तो वो कितना दिया जाएगा, साथ ही साथ द अमाउंट ऑफ सैलरी पेबल टू द पार्टनर्स, अगर सैलरी दी जाती है तो क्या क्या होगी,
देन इसके बाद प्रोविज़न रिगार्डिंग टू रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन, जब वो पार्टनर रिटायर होगा या डिसोल्यूशन होता है फर्म का तो उस सिचुएशन में प्रोविजंस क्या होंगे, उसमें कैसे कैसे चीज़ों को सॉल्व आउट किया जाएगा। दैन द मेथड ऑफ द सॉल्विंग डिस्प्यूट, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। एंड वेदर द इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द लोन्स प्रोवाइड बाय द पार्टनर्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या होती है हमारी पार्टनरशिप डीड में राइट ऑफ की जाती है, क्योंकि ये चीज़ें हमें अश्योर करती हैं। क्योंकि देखिए पार्टनरशिप में डीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो आपके विश के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टनर्स के विश के ऊपर डिपेंड करता है। बट देयर इज़ अ इंपॉर्टेंट वर्ड कि अगर हमारे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो इस बेसिस पे हम लीगली एक्टिविटीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, यानी लीगल कार्रवाई वगैरह भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डीड जो प्रॉब्लम आती है ना पार्टनर्स की, कई बार क्या होता है पार्टनर्स बड़े फ्रेंडली होते हैं तो सब तैयार होते हैं, थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट के साथ सब स्टार्ट करते हैं, कोई कम इन्वेस्टमेंट करता है, कोई ज़्यादा करता है, लेकिन प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब बिजनेस ग्रोथ कर जाता है तो फिर प्रॉब्लम ये आती है कि नहीं मैंने ज़्यादा पैसे लगाए, मुझे प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, तो बाद में कहते नहीं आपने तो इक्वल की बात की थी। तो उस सिचुएशन में ये कॉन्फ्लिक्ट आती है, उसमें विवाद उत्पन्न होता है। तो इस विवाद से खत्म करने के लिए हमें पार्टनरशिप की एक रिटन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब आती है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए, कैसे होता है। लीगली इट इज़ not compulsory for the partnership firm to get the registered। रजिस्ट्रेशन के लिए पार्टनरशिप फर्म कंपलसरी नहीं है, मतलब पार्टनरशिप फर्म में जरूरी नहीं है कि हम रजिस्ट्रेशन कराएं, बट देन ऑल्सो द पार्टनर प्रेफर टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड बिकॉज एन अनरजिस्टर्ड फर्म सफ़र फ्रॉम द फॉलोइंग सीरियस प्रॉब्लम। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के साथ सफ़र करती है अनरजिस्टर्ड, तो क्या होता है, द पार्टनर ऑफ an unregistered firm cannot file a case against the partnership firm। मान लीजिए अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि क्या होता है कि आप और आपके कुछ मित्र मिलके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करते हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप मान लीजिए मिस्टर ए हैं, बी हैं, सी हैं, तो ए ने ज़्यादा पैसा लगाया, बी ने कम लगाया, सी ने थोड़ा सा ज़्यादा लगाया कंपेयर टू बी, लेकिन ए से कम लगाया। लेकिन तीनों अच्छे दोस्त थे और उस सिचुएशन में तीनों ने कहा कि नहीं भाई हम पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं और हम प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब कंडीशन यहाँ पे ये आ जाती है कि प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तीनों के तीनों रेडी हैं, बट दे आर नॉट प्रिपेयरिंग द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, डीड नहीं प्रिपेयर किया। अब डीड नहीं प्रिपेयर किया तो उनके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है उस क्लेम को मेंटेन करने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने फर्म को रजिस्टर्ड भी नहीं कराया। जब फर्म को रजिस्टर्ड नहीं कराया तो केस को फाइल ही नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में जब उनके बीच में कोई प्रॉब्लम्स आती है, पार्टनर्स के बीच में कोई प्रॉब्लम्स आती है, देन कहता द पार्टनर्स of an unregistered firm cannot file case against any other partner of the unregistered firm। वो देखिए अब यहाँ फर्म के अगेंस्ट भी नहीं कर सकता और पार्टनर्स के भी अगेंस्ट वो क्या नहीं कर सकता, कोई केस फाइल नहीं कर सकता। An unregistered firm cannot file a suit against the any third parties or the outsider for recovery the claim। अब वो क्या नहीं कर सकता, अगर किसी ने मान लीजिए क्या है आपका आपसे पैसे ले रखे हैं, ठीक है, और इस सिचुएशन में क्या है अब रिटर्न्स नहीं कर रहा है, तो रिटर्न्स नहीं कर रहा है तो आप केस भी फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई अप्रूवल ही नहीं होगा कि हाँ हम इस तरह के फर्म को चलाते हैं और हमारे फर्म में इन्होंने इस तरह से डेप्ट को जनरेट किया हुआ है, इन्होंने उधार लिया हुआ है, तो अब ये भाई साहब पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो किसी थर्ड पार्टीज़ के अगेंस्ट आपकी रिकवरी के लिए भी क्लेम नहीं कर सकते। द अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द एनी ऑफ द पार्टनर्स। किसी भी पार्टनर्स के ऊपर वो केस फाइल नहीं कर सकता। ये तब प्रॉब्लम आती है जब हम क्या हो नॉन रजिस्ट्रेशन की सिचुएशन को फॉलो करते हो, यानी कि फर्म रजिस्टर्ड ना हो। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, क्या क्या होना चाहिए। तो पहले अगर बात करते हैं द पार्टनरशिप फर्म कैन रजिस्टर्ड एनी टाइम, किसी भी समय उसको रजिस्टर्ड किया सकता है। दैट इज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और द लेटर ऑन व्हेन एवर द पार्टनर्स डिजायर टू गेट द रजिस्टर्ड टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड the partner have to apply the register in the prescribed form along with the registration fee। तो क्या होता है कि पार्टनरशिप जब स्टार्ट होती है तो एट द टाइम भी हम पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर कुछ समय बाद भी करा सकते हैं, उन सभी डिटेल के साथ जो रजिस्ट्रेशन के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो उसमें चीज़ें होती क्या क्या है, नेम ऑफ द फर्म, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ अ बिजनेस फॉर द फर्म ऑफ द फर्म, यानी कि हेड ऑफिस बिजनेस का कहाँ पे है, that the name of any other place where the firm will carrying on the business
ठीक है, या फिर जैसे मान लीजिए कहीं और भी कोई फॉर्म है, उसका फॉर्म का कोई और प्लेस है, तो उस जगह पे जहाँ से वो बिज़नेस कर रहा है उसके नाम को, यानी कि मान लीजिए आपने देखा कई बार रेजिडेंशियल ऑफिस होता है, आप देखें किसी बुक के पे देख लें तो उसमें जो पब्लिशर होता है 2 ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस देता है और रेजिडेंस ऑफिस देता है। तो रेजिडेंस ऑफिस मोस्ट ऑफ टाइम वो जगह होता है जहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी की जाती है, और कॉर्पोरेट ऑफिस जहाँ से बिजनेस एक्टिविटी की जाती है, यानी कि उसको सेल करना, मीटिंग्स अटेंड करना, दुनिया भर की है। तो इस तरह के अगर कोई ऑफिस है तो उनको यहाँ पे लिखना होगा डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, किस डेट पे पार्टनरशिप फॉर्म में आप एडमिशन ले रहे हैं, या फिर नेम एंड द परमानेंट एड्रेस ऑफ द ऑल द पार्टनर्स, इसके साथ साथ नेम और परमानेंट एड्रेस जो सारे पार्टनर्स हैं उनका चाहिए। साथ ही साथ ड्यूरेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, जैसे हमने कहा कि ड्यूरेबल पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हमारे पास पार्टनरशिप होता है, एट विल पे भी होता है। तो किस कैटेगरी में आपकी पार्टनरशिप जनरेट करती है या किस कैटेगरी में आपका पार्टनरशिप बिलोंग करता है, उस कैटेगरी को भी यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये वो प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन को फॉलो करने का काम करते हैं। द एप्लीकेशन मस्ट बी साइंड बाय द ऑल द पार्टनर्स। तो ये डेटा फिलअप करने के बाद, इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद हम क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन हमको मिला हुआ है, ये डेटा फिलअप करने के बाद उस पर सारे पार्टनर्स सिग्नेचर करते हैं। द रजिस्ट्रार विल वेरीफाई द अबव सेड इंफॉर्मेशन एंड इफ द सेटिस्फाइड विद द authenticity of information, he will issues the certificate of registration। तो नॉर्मली अगर देखें तो ये जो रजिस्ट्रार होता है वो सारी डेटा को पढ़ने के बाद अगर क्लेरिफाई कर लेता है या खुद को वेरीफाई कर लेता है उस डेटा के साथ कि हाँ ये मतलब यहाँ पे डेटा को वेरीफाई करता है, खुद को सेटिस्फाई करता है कि जो डेटा इन्होंने दिया हुआ है वो पूरी तरीके से क्या है, क्लियर है, तो वो क्या करता है, ही विल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन का एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है। तो in this video, that's all. If you have any type of the problem, you should be consulted through the Google Classroom. Thank you.